दिमाग में जो केमिकल तेज हुए हुए हैं उन केमिकल्स को बैलेंस करना और हरगिज नशे की दवाइयां नहीं। एक पैरासीटामोल की गोली के भी 3 सफों के साइड इफेक्ट होते हैं। लिवर फेलियर का सबसे बड़ा कॉज पैरासीटामोल है। जहाँ जज्बाती कनेक्शन है, रिलेटिव है, वहां ना देखें। दिमाग जो जिस्म का सबसे अहम ऑर्गन है, जब वो कमजोर हो गया है, जब उसमें बीमारी आ रही है, तो उसके लिए दवाई पे आप लोग इतना उसको टैबू क्यों बना देते हैं? आजकल के तेज रफ्तार दौर में ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर 5 में से एक शख्स और तकरीबन 40% अफराद मुख्तलिफ अक़साम के ज़हनी मसाइल से दोचार हैं, मगर इसके इलाज के बारे में अक्सर लोग ही कन्फ्यूजन और खौफ का शिकार रहते हैं। जब किसी को ज़हनी दबाव, स्किज़ोफ्रेनिया या फिर कोई भी डिसऑर्डर हो तो जनाब वो अक्सर जो है एंटी साइकोटिक दवाएं डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स उन्हें जनरल फिजिशियंस जो होते हैं वो तजवीज़ कर देते हैं, मगर हमारे माशरे में इन दवाओं के बारे में तरह तरह की बातें गर्दिश करती हैं। कोई कहता है कि ये नशावर होती हैं, कोई समझता है कि एक बार शुरू करने के बाद सारी ज़िंदगी ये आपको खानी है, और कुछ लोगों का तो ख्याल है कि ये दिमाग को माफ कर देती हैं, ये इंसान की शख्सियत भी तब्दील कर देती हैं। तो नाज़रीन, आज इसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि एंटी साइकेटिक अद्वियात असल में करती क्या है और इनके फ़ायदे क्या हैं और मुमकिन नुकसानात क्या हो सकते हैं, और क्या वाकई मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर इन दवाओं से आज़ाद हो सकता है। साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे मरीजों के साथ घर वालों और दोस्तों का रवैया कैसा होना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो सके। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं मारूफ साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये कहिएगा, ये जो एंटी साइकेटिक अद्वियात हैं असल में होती क्या हैं और ये कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल की जा सकती है? अच्छा, एक तो आज हमने एंटी साइकोटिक दवाइयों के बारे में बात करनी है। नफ्सियात में अमूमन 3 तरह की दवाइयाँ होती हैं। एक एंटी डिप्रेसेंट जो डिप्रेशन में देते हैं, एक एंजियोलिटिक जो एंजाइटी में देते हैं, एक मूड स्टेबलाइज़र जो मूड दरमियान में रखने के लिए देते हैं, और फिर ये एंटी साइकोटिक अद्वियात जिन पे हमने आज बात करनी है, ये तब देते हैं जब पेशेंट का हकीकत से राब्ता कट जाता है। हमने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में डिटेल से बात की थी। कानों में आवाज़ें आती हैं, लोगों पर शक होता है, उससे दिमाग के कुछ केमिकल बढ़ जाते हैं। उन केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए ये एंटी साइकोटिक नामी अद्वियात दी जाती हैं। जिस तरह इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक दी जाती है, इसी तरह साइकोसिस में एंटी साइकोटिक दी जाती है। सही। उसामा साहब, माशरे में एंटी साइकोटिक अद्वियात के बारे में तरह तरह की बातें गर्दिश करती हैं। थोड़ा सा डिफरेंस तो आपने अभी बताया, तो क्या एंटी साइकोटिक दवाएं वाकई नशावर होती हैं या फिर ये एक गलत फहमी है? नहीं, ये बिल्कुल भी नशावर नहीं होती हैं। इसमें से कई दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो हम सुबह के वक्त देते हैं, रात को नहीं देते, वो और जगाती हैं। कुछ दवाइयों में हल्की सी नींद होती है, वो रात को देते हैं। इनका मकसद हरगिज़ मरीज़ को नशा कराना नहीं होता, मरीज़ को सुलाना नहीं होता। इनका मकसद दिमाग में जो केमिकल तेज़ हुए हुए हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को कानों में आवाज़ें आ रही हैं, लोगों पे शक हो रहा है, उसका हकीकत से राब्ता कटा हुआ है, उन केमिकल्स को बैलेंस करना होता है, उन केमिकल्स को ब्लॉक करना होता है। सो ये हरगिज़ नशे की दवाइयाँ नहीं। सही। अच्छा, तो इन दवाओं को शुरू करने के बाद क्या इन्हें सारी ज़िंदगी खाना पड़ता है या फिर एक अरसे के बाद जब आप ठीक होना लग जाएं तो फिर आप छोड़ सकते हैं? अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है, इसका मैं ज़रा तफसील से जवाब दूंगा। जिस तरह कुछ लोगों को ऐनक लग जाती है, उस पर वो सवाल नहीं उठाते कि सारी उम्र ऐनक लगानी है। कुछ लोगों को शुगर हो जाती है, वो सवाल नहीं उठाते कि सारी उम्र दवाई खानी है। तो ये याद रखें कि आपका दिमाग, आपकी आँख और आपके पैनक्रियास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो जब आप बाकी ऑर्गन्स की हेल्प के लिए सारी उम्र दवाई खाने को तैयार हैं, तो इस पे इतना सवाल क्यों उठाते हैं? लेकिन जब आप सवाल उठाते हैं तो फिर इसके 3 जवाब हैं। नंबर 1, कुछ लोगों में ये बीमारियां ऐसी होती हैं जिस तरह गला खराब ज़ुकाम होता है, हफ्ते 2 हफ्ते में पेशेंट बेहतर हो जाता है। कुछ लोगों में ये बीमारी टीबी की तरह की होती है, 9 महीने की दवाई होती है। कुछ मरीजों में ये बीमारी शुगर की तरह की होती है, सारी ज़िंदगी की दवाई होती है। कुछ चीज़ों में अल्लाह ना करे ये कैंसर की तरह होती है, जो दवाई से भी बेहतर नहीं होती। तो ये आपने अपने डॉक्टर के साथ मिलके मेहनत करनी है और चीज़ को समझना है कि ये दवाइयाँ कब तक चलेंगी, और आपका फोकस ठीक होने पे होना चाहिए, बेहतर होने पे होना चाहिए, ज़िंदगी आगे चलाने पे होना चाहिए, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट को कम करने पे होना चाहिए, दवाइयाँ बंद करने पे नहीं होना चाहिए, वो लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अच्छा उसामा साहब, ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, क्या ये जो अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं, एंटी डिप्रेसेंट हो गई, एंटी साइकोटिक हो गई, क्या ये आपकी पर्सनैलिटी में भी कोई चेंजेस लेकर आती हैं? कोई इस तरह के भी इसके असरात देखे गए? जी बिल्कुल, देखें जो लॉन्ग टर्म यूज़ है ना, वो इट्स बेसिकली कॉजिंग चेंज इन योर ब्रेन। सो हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं, इट्स ऑलवेज रिस्क वर्सेस बेनिफिट।
कि जब इनका एक पैरासीटामोल की गोली के भी 3 सफ़ों के साइड इफेक्ट होते हैं। पूरी दुनिया में लिवर फेलियर का सबसे बड़ा कॉज पैरासीटामोल है। हम ऐसे खा रहे होते हैं जैसे टॉफियाँ। जी बिल्कुल, पैरासीटामोल के बहुत साइड इफेक्ट हैं। जो इनके साइड इफेक्ट भी हैं और इनसे दिमाग सुन हरगिज़ नहीं होता, दिमाग बैलेंस में जाता है और पर्सनालिटी चेंज भी समटाइम्स फॉर बेटर होती है। कि आप सोचें एक बंदा कमरे में बंद है, बाहर नहीं निकल रहा, उसे कानों में आवाज़ें आ रही हैं, उसकी अपनी एक दुनिया बनी हुई है, वो हर वक्त उदास परेशान है, अपना ख्याल नहीं रख रहा। एक गोली से ये सारी अलामात बेहतर हो गई हैं और अब वो ज़िंदगी में आ गया है, तो ये तो पॉजिटिव चेंज हुआ ना। बिल्कुल। लेकिन उसामा साहब, मतलब मैंने जो एक्सपीरियंसेस देखे हैं लोगों के, इवन मेरी अपनी फैमिली में कुछ ऐसे लोग थे जो डॉक्टर के पास गए और जब उन्होंने अपना मसला रखा सामने कि उनको साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो डॉक्टर भी रिलेटिव थे उनके, तो उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ों से दूर ही रहें, इन मेडिसिन से दूर ही रहें तो बेहतर है, पूरी ज़िंदगी का रोग लग जाता है। तो डॉक्टर तो खुद भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, आपके भी इस सवाल में सबसे अहम पहलू ये है जो आपका रिलेटिव है वो आपका डॉक्टर नहीं हो सकता। तो याद रखें कि कभी भी अपने जानने वालों को आपने नहीं दिखाना, चाहे जहनी बीमारी है चाहे जिस्मानी बीमारी है। दूसरी बात यह कि हम इसीलिए तो यहाँ बैठ के इस पे हर हफ्ते बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ डॉक्टर्स के अंदर भी एक टैबू है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, मेरे पास एक इन पेशेंट हॉस्पिटल है ड्रग्स का, साइकोटिक पेशेंट्स का। मेरे पास हर वक्त 3 से 4 डॉक्टर दाखिल होते हैं। सो बहुत से डॉक्टर्स को भी इसके बारे में नहीं पता। यानी कि उसामा, रिलेटिव्स हर जगह फिर रिलेटिव्स ही रहते हैं जो मसला करते हैं। हाँ देखिए, ये तो जहाँ जज्बात आते हैं ना वहाँ अकल मारी जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जहाँ जज्बाती कनेक्शन है, रिलेटिव है, वहाँ ना देखें, वहाँ अपनी आप हेल्थ पे बात ना करें। और इन दवाइयों को फिर मैं बात यही करूंगा, ब्लड प्रेशर की दवाई आप लंबा अरसा खाने को तैयार हैं, शुगर की दवाई उसको तो आप रोग नहीं कहते। तो दिमाग जो जिस्म का सबसे अहम ऑर्गन है, जब वो कमज़ोर हो गया है, जब उसमें बीमारी आ रही है, तो उसके लिए दवाई पे आप लोग इतना उसको टैबू क्यों बना देते हैं? सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग डॉक्टर के कहने पे अद्वियात तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं जनाब आपकी बॉडी आपको खुद इंडिकेट कर देती है, आप अपने बड़े बेस्ट डॉक्टर हैं खुद। तो वो जब उन्हें लगता है कि जनाब अब कुछ अरसा हो गया, अब मुझे कुछ फ़र्क जो है पड़ना शुरू हो गया, तो वो मेडिसिन तर्क कर देते हैं। वो कितना ज़रूरी होता है कि अगर आपने स्टार्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके की है, तो आपने अगर ख़त्म करनी है या उसे कम करनी है डोजेज, तो भी आप डॉक्टर के मशवरे से करें, खुद से नहीं। देखिए, मैं जब पेशेंट को देखने लगता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ जी हम एक टीम बनाएंगे। उस टीम का एक मेंबर मैं हूँगा, एक पेशेंट होगा, और अगर वो किसी घर वाले को इन्वॉल्व करता है तो वो होगा। तीनों मिल के काम करेंगे। तो मेंटल इलनेस समेत, फिजिकल इलनेस समेत पूरी दुनिया में बीमारियां वापस आने का सबसे बड़ा कॉज नॉन कंप्लायंस ही है कि मरीज दवाई लेना छोड़ देता है। और मैं अक्सर मरीजों को बताता हूं कि पेशेंट को ठीक करना मुश्किल नहीं होता, ठीक रखना मुश्किल होता है। तो उस ठीक रखने में एक मेंटेनेंस डोज होती है। जिस तरह आपकी शुगर बहुत हाई है, आपने इंसुलिन लगा के शुगर लो कर ली, इसका ये मतलब तो नहीं कि कल आपने नहीं लगानी। तो इसलिए डॉक्टर के साथ मिल के काम करें। कुछ इलाज दवाई से होगा, कुछ वो आपकी सोच और बिहेवियर पे काम करेगा, कुछ माहौल पे होगा। आप बाकी चीज़ों पे काम करें तो फिर डॉक्टर के साथ मिल के दवाई कम करेंगे। इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। अच्छा उसामा, ये भी लोगों में खौफ होता है कि पता नहीं ये मेडिसिन हम खाएंगे तो हमें हमारे दिमाग को सुला देगी, तो इट्स अ मिथ, और कि बस ये कोई रियलिटी भी है? देखिए, कुछ सुलाने वाली दवाइयाँ भी होती हैं जो मैं अक्सर, हमने उन पे पहले भी बात की थी, जो बेंजोडाइजेपीन्स होती हैं, ये एल्पैल, एक्सोटनल है, ज़ेनेक्स है, ये सारा पाकिस्तान ले रहा है। अच्छा, ये दवाइयाँ बगैर प्रिस्क्रिप्शन के पाकिस्तान की हर चौथी खातून ले रही है, ओवर द काउंटर, जो वाकई नशा करती हैं। इस पे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता। जब आप इलाज की दवाई देने लगते हैं, मैंने पहले भी बताया, हमारी बहुत सारी दवाइयाँ सुबह के वक्त दी जाती हैं जो सुलाती नहीं हैं, वहाँ आपको प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये दिमाग के केमिकल्स को बैलेंस करती हैं, आपकी नफ्सियाती बीमारी को बेहतर करती हैं, आपकी ज़िंदगी को आगे चलाती हैं, वैसे ही जैसे शुगर की दवाई है, ब्लड प्रेशर की दवाई है, जोड़ों के दर्द की दवाई है। अच्छा उसामा, ये भी ज़रा बताइएगा कि कुछ लोग तो हैं उन्हें नींद का मसला होता है, नींद नहीं आती तो वो दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं जिन्हें कोई बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने होते हैं, या कोई उन्होंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है जाकर, तो वो कोई इस तरह की भी गोलियां खाते हैं कि जो उन्हें जगा के रखें, जो उन्हें एक्टिव रखें। लेकिन क्या पहले तो ये बताइएगा कि क्या वो असरअंदाज होती हैं उस तरह से, और अगर हो जाती हैं तो क्या आपके दिमाग की जो परफॉर्मेंस है वो उसी तरह से रहती है, या वो उस तरह से नहीं रह पाती जिस तरह से आप नॉर्मल रूटीन में होते हैं? देखिए, ये बात याद रखें, अगर आप अपने दिमाग के केमिकल्स को खुद छेड़ेंगे, चाहे प्रिस्क्राइब ड्रग से चाहे इलिसिट ड्रग से, प्रॉब्लम आएगी। और ये बात याद रखें कि दवाई बीमारी की दी जाती है, अलामत की नहीं दी जाती। कि आपका एग्जाम आ रहा है, आप थोड़ा सा जागना चाहते हैं, आपने दवाई लेना। अभी हम इस पे ना इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे एडल्ट ADHD पे। आजकल हर टीनेजर को लगता है कि उसका फोकस हिला हुआ है, उसको एडल्ट ADHD है, तो उसको दिमाग को स्टिमुलेट करने की दवाई दी जाए।
तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जिस तरह आप 2 गुलाब जामुन खाएं, आपके जिस्म में शुगर 600 हो जाती है, उसके लिए दवाई की ज़रूरत नहीं होती, जिसम खुद बैलेंस कर लेता है। दवाई शुगर की तब जाती है जब शुगर की बीमारी डायग्नोज होती है। तो इसी तरह अगर आपका नींद ना आना या नींद का ज़्यादा आना ये एक बीमारी का स्पेक्ट्रम है और आपने और डॉक्टर ने मिलकर एक डायग्नोसिस बना लिया है, तो फिर उसकी दवाई जाएगी। बिला वजह एग्जाम्स में जब आप स्टिमुलेंट्स खाएंगे, दिमाग को तेज करने वाली दवाइयाँ या स्ट्रीट ड्रग्स यूज़ करेंगे, तो फिर उसका टोल टैक्स बहुत हैवी भी हो सकता है। सही। उसामा साहब, आपने ये तो बताया कि हम एज अ टीम काम करते हैं, ख़ानदान को इस तरह के मरीज़ों के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए, कैसे ताउन करना चाहिए? और जिस तरह से आपने भी कहा कि कहीं ना कहीं लोग खौफ भी खाते हैं दवाइयाँ ना खाने से या खाने से, तो उस तरह से उस तरफ ख़ानदान का कितना रोल हो सकता है, किस तरफ माइल किया जाए उन्हें? देखें, ये भी एक बहुत बड़ा पब्लिक सर्विस मैसेज है कि हमारे पेशेंट्स के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, उनमें बीमारी का जीन भी होता है और पेशेंट के साथ रह के वो बहुत इमोशनल भी हुए होते हैं। मेरा जो हॉस्पिटल का असिस्टेंट है ना, वो अक्सर मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब आप तो मरीज़ लेके 20-25 मिनट के लिए अपने रूम में होते हैं, बाहर जो घर वाले हमारी चटनी बना रहे होते हैं। तो क्योंकि घर वाले इतने जज्बाती होते हैं, वो चाहते हैं मरीज़ फ़ौरन ठीक हो जाए, वो मरीज़ के साथ थक रहे होते हैं। तो जहाँ मैंने पहले भी कहा जज्बात आते हैं, वहाँ अकल नहीं आती। वो भी आपको यही कहेंगे कि जी दवाई छोड़ दो। तो दवाई छोड़ के बीमारी जब वापस आएगी तो प्रॉब्लम बहुत। अब हमारे पास कई ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं, यूके में 3-3 महीने वाले टीके भी आ गए हैं, पाकिस्तान में सिर्फ 2 हफ्ते वाला आता है। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम से कहा था, अगर अरबाब इख्तियार सुने तो साइकाइट्री में ये जो महीने, 2 महीने, 3 महीने वाले टीके पूरी दुनिया में आ गए हैं, इनको हमारे मुल्क में लॉन्च करें ताकि लोग दवाई छोड़े ना, और ख़ास तौर पे घर वालों के कहने पे आके। तो मैं अक्सर बताता हूँ कि आप चैट जीपीटी कर लें, आप गूगल कर लें, वो करके मुझसे डिस्कस कर लें, लेकिन किसी नॉन प्रोफेशनल के कहने पे आके दवाई ना छोड़ें। तो घर वालों को चाहिए पेशेंट को सपोर्ट करें, कंप्लाइंस को इंश्योर करें। एक बंदा बेशक जिम्मेदारी ले ले कि वो शाम को पेशेंट दवाई खा रहा है या नहीं। फिर दवाइयों के साइड इफेक्ट, जिस तरह मैं बताता हूँ कुछ दवाइयों से वजन बढ़ता है, मैं घर वालों को कहता हूँ आप इंश्योर करें कि असर से मगरिब के दरमियान पूरा 1 घंटा वॉक करें। तो ये आपकी सपोर्ट है कि फिर आप उसको सपोर्ट करें कि यार दवाई का साइड इफेक्ट कम हो जाएगा अगर आप रोज़ 1 घंटा वॉक करेंगे। तो ये पूरी एक टीम वर्क होती है जिसमें घर वालों का रोल अगर विजडम वाला है तो पेशेंट बेहतर होगा, घर वालों का रोल अगर इमोशनल है तो पेशेंट और डिक्लाइन का शिकार होगा। अच्छा उसामा साहब, ये जो आप इंजेक्शंस की बात कर रहे हैं, इससे कितना ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ रहा है लोगों को? और होना तो यही चाहिए कि हमें भी जो अपना इलाज है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करना चाहिए, लेकिन उनको पाकिस्तान लाने में क्या मसला है? कोई पॉलिसी का मसला है, विल पावर का मसला है, क्या प्रॉब्लम? अच्छा देखिए, मैंने जब पहली दफ़ा आयरलैंड में ये इंजेक्शन मेरी एक पेशेंट को लगा तो मुझे नर्स ने कहा कि जी इसको बहुत एहतियात से हमने फ्रिज में रखा हुआ है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा जी ये 2000 यूरो का इंजेक्शन है, अब 2000 यूरो को कन्वर्ट कर लें। तो मैंने कहा जी आप इतना महंगा टीका क्यों लगाते हैं? तो फिर मुझे पता लगा कि वो जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं ना, वो चीज़ों को एनालाइज करती हैं। अच्छा, पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें वैसे ही होती हैं जैसी वेस्ट में, बल्कि उससे बेहतर होती हैं। यहाँ वेटिंग लिस्ट कम है, जल्दी आप डॉक्टर को आ जाते हैं, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। सिर्फ मेंटल हेल्थ में ये एक डिस्टिग्मेटाइज करना है जो मैं और आप मिलकर कर रहे हैं, हर हफ्ते करते हैं, और एक ये टीके हैं जो लाना हमारे बस में नहीं है। उसमें रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं, लेकिन हमारे पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं उन टीकों के ना होने की वजह से। या फिर ये कह लें कि मेंटल हेल्थ को उस तरह से मेंटली सीरियस नहीं लिया जाता। जी बिल्कुल, देखिए चीज़ें नज़र नहीं आ रही ना। शुगर आप मेरे पास टेस्ट करा के ले आएंगी कि डॉक्टर साहब इतनी शुगर है, आपको भी समझ आ जाएगी, मुझे भी समझ आ जाएगी। और मैं अक्सर प्लेटफॉर्म्स पे कहता हूँ कि 100 साल बाद भी हम अपने गुर्दों, फेफड़ों और आंखों के बारे में तो फिर भी रिलैक्स होकर बात कर सकेंगे, अपने रवैयों के बारे में शायद 100 साल बाद भी ना कर सकें, क्योंकि हम अपने रवैयों के बारे में बात करना हमेशा स्टिग्मेटाइज्ड ही रहता है। लेकिन जितना इसको स्टिग्मेटाइज रखेंगे, पेशेंट सफ़र करेगा, सोसाइटी पे बोझ पड़ेगा ना कि 2 बंदे जो काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, जब उनकी बीमारी की वजह से डिसेबिलिटी आएगी तो वो घर पे भी बोझ हैं, सोसाइटी पे भी बोझ हैं, और अपनी भी ज़िंदगी फिर वो निपटा रहे होते हैं, जी नहीं रहे होते। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया उसामा आपके वक्त का।